तूफानी रात है। एक आदमी जान बचाने के लिए भाग रहा है। घबराकर वो एक टेलीफोन बूथ में घुसता है और एक नंबर मिलाता है। कॉल सीधे इटली में डॉक्टर हीरो मार्टिन्स को लगती है। डॉक्टर मार्टिन्स बताती हैं कि वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और कभी-कभी नासा के साथ भी काम करती हैं। फोन करने वाला आदमी खुद को एंजो बताता है। उसकी आवाज़ कांप रही है। वो कहता है कि लोग मर रहे हैं और इसकी वजह वो चीज़ है जो एक टैंक से बाहर निकल रही है। मार्टिन्स को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन एंजो बताता है कि ये टैंक 70s के दशक में ऑस्ट्रेलिया में मिला था। ये सुनते ही मार्टिन्स डर जाती हैं। उन्हें याद आता है कि ऐसा ही एक टैंक दशकों पहले नासा से गायब हुआ था। वो एंजो को शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अचानक फ़ोन कट जाता है। एंजो मर चुका था। कुछ दिनों बाद मार्टिन्स उसी जगह पहुंचती हैं। वहां उनकी मदद के लिए मेजर रॉबर्ट क्विन और उनकी पार्टनर ट्रिनी रोमानो मौजूद हैं। मार्टिन्स हैरान होती हैं कि इतनी बड़ी जांच के लिए सिर्फ 2 लोगों को भेजा गया है। वो उन्हें बताती हैं कि 1979 में स्काईलैब नाम का स्पेस स्टेशन धरती पर क्रैश हुआ था। उसके टुकड़ों में से एक ऑक्सीजन टैंक सुरक्षित बच गया था और यहीं गिरा। एक आदमी को वो मिल गया और उसने उसे लोगों को दिखाकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। लेकिन असली खतरा उस टैंक के अंदर है। उसमें एक पैरासिटिक फंगस है जो अलग अलग प्रजातियों में ढल सकता है। मार्टिन्स को शक है कि वो फिर से सक्रिय हो चुका है और इलाके के लोगों को मार रहा है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो तुरंत एंटीडोट का इंजेक्शन लेती हैं। ट्रिनी पूछती है कि इतनी खतरनाक चीज अंतरिक्ष में भेजी ही क्यों गई थी। मार्टिन्स बताती हैं कि इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एंटी फंगल दवाइयां बनाने की रिसर्च में इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरे इलाके की तलाशी में उन्हें कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता। आखिरकार मार्टिन्स को वो टैंक मिल जाता है। पता चलता है कि आदमी उसे आलू और साबुन से साफ कर रहा था और लोगों से देखने के पैसे ले रहा था। उन्हीं आलूओं ने उस परजीवी को प्रोटीन दे दिया जिससे वो और भी ताकतवर हो गया। तभी मार्टिन्स टैंक में एक छोटी दरार देखती हैं। वो रॉबर्ट से उसे कसकर पकड़ने को कहती हैं। जैसे ही वो पास जाती हैं, अंदर का जीव हिंसक हो जाता है और अचानक उन पर थूकता है। मार्टिन्स बाल बाल बच जाती हैं। उधर ट्रिनी को एक लाश मिलती है। उसे पता नहीं कि परजीवी पहले ही बाहर निकल चुका है। लाश की हालत देखकर वो डरते हुए कहती है, ये आदमी तो जैसे अंदर से फट गया है। जल्द ही रॉबर्ट को छतों पर कई लाशें मिलती हैं। वो हैरान होकर पूछता है कि ये सब ऊपर क्यों चढ़े थे। मार्टिन्स बताती हैं, फंगस ने इनके दिमाग और शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो इन्हें ऊंचाई पर ले गया ताकि वहां से खुद को फैला सके। मार्टिन्स एक सैंपल लेने की कोशिश करती हैं, तभी भयानक हादसा हो जाता है। वो परजीवी उनके शरीर में घुसकर खून में फैल जाता है। उनकी हालत बिगड़ने लगती है। रॉबर्ट और ट्रिनी कुछ समझ पाते उससे पहले ही मार्टिन्स उल्टियां करने लगती हैं। परजीवी उनके नर्वस सिस्टम पर काबू पा चुका था। वो भागने की कोशिश करती हैं। रॉबर्ट और ट्रिनी समझ जाते हैं कि वो संक्रमित हो चुकी हैं। उन्हें रोकने की कोशिश में मार्टिन्स एक कार से रॉबर्ट को टक्कर मार देती हैं। वो बाहर निकलकर गोली चलाने ही वाली होती हैं कि ट्रिनी उन्हें गिरा देती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और मार्टिन्स बंदूक छीन लेती है। रॉबर्ट और ट्रिनी चिल्लाकर उन्हें होश में आने को कहते हैं। आखिरी पल में मार्टिन्स खुद पर काबू पा लेती हैं। बिना देर किए वो अपना ऑक्सीजन पाइप हटाती हैं और खुद को गोली मार लेती हैं। कुछ देर बाद मिलिट्री वहां पहुंचती है। वो टैंक को अपने कब्जे में लेकर पूरे इलाके को जला देती है। टैंक को एक सीक्रेट स्टोरेज यूनिट के गहरे वॉल्ट में बंद कर दिया जाता है और उस पर रिसर्च शुरू हो जाती है। महीनों बाद कहानी वर्तमान में आती है। ट्रेविस नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड उसी लैब में काम शुरू करता है। उसका बॉस ग्रिफिन उसे रात की शिफ्ट में उस टैंक की निगरानी का काम देता है। ट्रेविस हिचकिचाता है लेकिन मजबूरी में मान जाता है। ग्रिफिन बताता है कि रात में नाओमी भी उसके साथ शिफ्ट में होगी। रात को नाओमी यूनिट्स का चक्कर लगा रही होती है। तभी मैरी नाम की एक बुजुर्ग औरत आती है। वो कहती है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसे अपने स्टोरेज यूनिट में जाना है। ट्रेविस उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैरी जल्दी में लगती है। जाते समय ट्रेविस को एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है, पर वो ध्यान नहीं देता। उधर मैरी अपने वॉल्ट में जाकर एक बंदूक निकालती है। वो गहरे डिप्रेशन में है। अपनी जान लेने की सोचती है लेकिन आखिरी पल में रुक जाती है और थोड़ा आराम करने का फैसला करती है। इधर ट्रेविस संगीत सुन रहा होता है, तभी उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, एक अजीब सा बीप। वो बाहर जाकर नाओमी को बताता है। नाओमी जांच करती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बात बढ़ाने के लिए ट्रेविस कहता है कि उसका नाम टी केक है। नाओमी हैरान होती है तो वो कहता है कि इसके पीछे लंबी कहानी है। तभी नाओमी का फ़ोन बजता है। वो कॉल काटते हुए कहती है, मेरे फ़ोन की भी एक लंबी कहानी है। दोनों हाथ मिलाते हैं और नाओमी उसकी हथेली पर बना टैटू देखती है। तभी वही बीप फिर गूंजती है। इस बार दोनों समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बिना वक्त गवाए वो इस आवाज़ के पीछे छिपे रहस्य तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। रात का वक्त है। रॉबर्ट सो रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से एक महिला कहती है कि वो 1978 प्लायमाउथ डस्टर कार खरीदने के बारे में बात करना चाहती है। रॉबर्ट कहता है कि वो 5 मिनट में कॉल करेगा और फोन काट देता है। फिर पत्नी से झूठ बोलता है कि ये सिर्फ फॉल्स अलार्म था और चुपचाप घर से निकल जाता है।
उधर स्टोरेज यूनिट में ट्रेविस कहता है कि उन्हें बॉस को फोन करना चाहिए, लेकिन नाओमी मना कर देती है। उसका कहना है कि बॉस काम से ज्यादा फ्लर्ट करता है। तभी दोनों को फिर वही अजीब बीप सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें पता चलता है कि वो एक तस्वीर के पीछे से आ रही है। नाओमी दीवार तोड़ने का सुझाव देती है और कहती है कि बाद में तस्वीर वापस लगा देंगे। उसी वक्त उसका फोन फिर बजता है, लेकिन वो काट देती है। वो बताती है कि ये उसके बच्चे का पिता है, हाई स्कूल की एक गलती जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। ट्रेविस पहले दीवार तोड़ने से मना करता है क्योंकि वो नौकरी खोने का जोखिम नहीं लेना चाहता। नाओमी कहती है कि उसने उसके टैटू से पहचान लिया था कि वो पहले जेल जा चुका है, लेकिन उसका अपराध हिंसक नहीं था। आखिरकार ट्रेविस मान जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट एक सेफ बॉक्स से दूसरा फोन निकालकर अपनी यूनिट को कॉल करता है। उसे बताया जाता है कि एक स्टोरेज यूनिट में तापमान बढ़ने का अलर्ट मिला है। रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी। वो कहता है कि उसे वहां पहुंचने के लिए एक प्लेन और प्राइवेट कार चाहिए क्योंकि वे पहले ही देर कर चुके हैं। वो यूनिट से सारा सामान मंगवाता है, लेकिन महिला अधिकारी मना कर देती है। रॉबर्ट उसे समझाता है कि गॉर्डन ग्रे से परमिशन ले ले और इस बारे में किसी को ना बताए। महिला अपना नाम एबिगेल बताती है। रॉबर्ट उसे देश को बचाने की जिम्मेदारी याद दिलाकर मना लेता है। इधर ट्रेविस और नाओमी दीवार तोड़ते हैं। अंदर उन्हें एक वॉल्ट में थर्मियास्टैट का उल्लंघन दिखता है। जांच करते हुए ट्रेविस दीवार के पार गिर जाता है। नाओमी बताती है कि यह सिस्टम तापमान बदलते ही सब कुछ बंद करने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसी कौन सी चीज है जो तापमान के प्रति इतनी संवेदनशील है। नाओमी भी अंदर चली जाती है। ट्रेविस बताता है कि ये जगह पहले मिलिट्री स्टोरेज थी। सर्किट चेक करते हुए उन्हें बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक छिपा रास्ता मिलता है। नाओमी वहां जाने की जिद करती है। ट्रेविस पहले डरता है, लेकिन आखिरकार साथ जाने को तैयार हो जाता है। उसी समय नाओमी का बॉयफ्रेंड माइक स्टोरेज यूनिट पहुंचता है। वो घबराया हुआ है और उसके पास एक बंदूक है। अंदर ट्रेविस और नाओमी मैप का पीछा करते हुए एक जैनिटर क्लोजेट तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजे का निशान मिलता है। अंदर एक पुराना ऑफिस जैसा कमरा है। अचानक अलार्म बजने लगता है। उन्हें एक पुराना हैजमैट सूट भी मिलता है और फिर बेसमेंट की तरफ जाता करीब 500 फीट गहरा रास्ता दिखाई देता है। ट्रेविस पहले नीचे उतरता है। बाहर माइक नाओमी के लिए वॉइस मेल छोड़ता है। वो कहता है कि वो बड़ी मुसीबत में है, उसकी कार की डिक्की में कुछ है। तभी उसे अंदर से आवाज आती है। डिक्की खोलने पर उसमें नाओमी की बिल्ली मिलती है, जिसे उसने गुस्से में गोली मारी थी। बिल्ली का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। वो उसी परजीवी से संक्रमित हो चुकी है। अचानक बिल्ली सीढ़ियों पर चढ़कर खुद को मार लेती है और उसका शरीर फट जाता है। परजीवी माइक के चेहरे पर और पास खड़े एक हिरन पर फैल जाता है और माइक भी तुरंत संक्रमित हो जाता है। नीचे बेसमेंट में ट्रेविस नाओमी से उसके बच्चे के बारे में पूछता है। नाओमी बताती है कि उसकी 6 साल की बेटी सारा है। बात करते करते वे एक रिस्ट्रिक्टेड दरवाजे तक पहुंचते हैं। नाओमी कहती है कि अगर चाहें तो वे वापस जा सकते हैं, लेकिन अब ट्रेविस को भी इसमें दिलचस्पी होने लगी है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं। अंदर उन्हें एक पाइप मिलता है जिसमें बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा है, लेकिन उसका स्रोत दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते ही उनके सामने एक खौफनाक मंजर आता है। वहां ढेर सारे चूहे हैं जिनकी पूंछें आपस में उलझी हुई हैं और वे एक दूसरे को ही खा रहे हैं। उनके पूरे शरीर पर हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ लगा है, वही जानलेवा फंगस। अलार्म की गूंज फिर सन्नाटे को चीरती है। नाओमी तय करती है कि वो कमरे के अंदर झांक कर देखेगी। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो फंगस दीवारों को फाड़कर बाहर फैल चुका है और दरवाजे की दरारों से रेंग रहा है। नाओमी जैसे सम्मोहित होकर उसे छूने ही वाली होती है, लेकिन ट्रेविस उसे झटके से पीछे खींच लेता है। नाओमी हाँफते हुए कहती है कि दरवाजा आग की तरह गर्म है। खतरे को समझते ही ट्रेविस कहता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा और दोनों भाग पड़ते हैं, लेकिन खतरा उनका पीछा कर रहा है। उस परजीवी ने माइक के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और अब वो नाओमी का शिकार करने निकल चुका है। संक्रमित हिरण भी उसके साथ मिल गया है। उधर रॉबर्ट प्लेन में बैठा पुरानी घटनाओं को याद कर रहा होता है। तभी एबिगेल का फोन आता है। वो बताती है कि गॉर्डन ग्रे से संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि 1 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। उनकी जगह वेस्ली जर्बेक कॉल पर आता है। वेस्ली कहता है कि वो 20 साल तक इस चीज के पीछे पागल रहा, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं बचा। रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि स्टोरेज यूनिट बेच दी गई थी और तापमान बदलने से वो शैतान आजाद हो चुका है, लेकिन वेस्ली साफ कर देता है कि रॉबर्ट सिर्फ रिपोर्ट देगा, मामले में दखल नहीं देगा। ये सब सुनकर एबिगेल खुद कमान संभालने का फैसला करती है। वो अपने पर्सनल नंबर से रॉबर्ट को फोन करती है और कहती है कि उसने उसकी सारी रिसर्च पढ़ी है और वो इस महामारी को फैलने नहीं देगी। रॉबर्ट उसे चेतावनी देता है कि सरकारी सर्वर सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे ही इंतजाम करने होंगे। वो उसे ट्रिनी से संपर्क करने को कहता है क्योंकि वही उसके लिए आइटम नंबर 7 समेत जरूरी सामान जुटा सकती है।
तभी वेस्ली वहां आ जाता है, लेकिन एबिगेल चालाकी से बात बदल देती है और वो बिना शक किए चला जाता है। इधर ट्रेविस मिलिट्री फैसिलिटी के बारे में जानकारी खोज ही रहा होता है, तभी वही हिरण अंदर आता दिखता है। वे उसका पीछा करते हैं और हैरान हो जाते हैं जब वो खुद ही लिफ्ट में चला जाता है। कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जहां पता चलता है कि ये संक्रमण सबसे पहले एक कॉकरोच में फैला था। वही कॉकरोच माइक की कार में पहुंचा और उसी से बिल्ली संक्रमित हुई। वर्तमान में लौटते हैं। ट्रेविस और नाओमी हिरण की हालत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत है। वे ऊपर की तरफ भागते हैं। अचानक हिरण पागल होकर उनकी तरफ दौड़ता है। वे किसी तरह छिप जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हिरण धमाके के साथ फट जाता है। उसी समय लिफ्ट से माइक बाहर आता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। वो बुरी तरह संक्रमित हो चुका है। माइक डरावनी आवाज में कहता है कि उसने नाओमी की बिल्ली को मार दिया। फिर वो नाओमी से कहता है कि अपना मुंह खोले ताकि वो उसके अंदर उल्टी कर सके और संक्रमण फैला सके। नाओमी घृणा से भर जाती है। माइक बंदूक निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाए, दोनों वहां से भाग निकलते हैं। गोली की आवाज से मैरी की भी नींद खुल जाती है। ट्रेविस और नाओमी नीचे भागते हैं, लेकिन माइक शिकारी की तरह उनका पीछा कर रहा है। बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वे एक यूनिट के अंदर छिप जाते हैं। माइक धीरे धीरे उन्हें ढूंढ रहा है। वे सांस रोककर चुप रहते हैं। तभी ट्रेविस की जेब से टॉर्च गिर जाती है, लेकिन माइक मुड़ने से पहले ही ट्रेविस उसे उठा लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। दोनों को लगता है कि वे बच गए, लेकिन तभी पीछे रखा सामान जोर से गिर पड़ता है। माइक तुरंत वहां पहुंच जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। ट्रेविस और नाओमी पूरी ताकत से शटर खींचते हैं, जिससे माइक की उंगलियां बीच में फंसकर टूट जाती हैं। उसी दौरान नाओमी को उस पुराने मिलिट्री बेस का नंबर मिल जाता है। ट्रेविस कहता है कि इससे पहले कि माइक अंदर घुस आए, उन्हें सेना को खबर करनी होगी। कहानी के आखिर में रॉबर्ट एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां ट्रिनी उसे लेने आई है। अब असली जंग शुरू होने वाली है। ट्रिनी वहां पहुंच चुकी है और उसके पास आइटम नंबर 7 समेत वो सारा सामान है जिसकी रॉबर्ट को जरूरत थी। दोनों तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते में एबिगेल का फोन आता है। वो बताती है कि स्टोरेज यूनिट से एक महिला का कॉल आया था और वो अभी लाइन पर है। एबिगेल कॉल सीधे रॉबर्ट से जोड़ देती है। रॉबर्ट शांत आवाज में नाओमी से बात करता है और उसे घबराने से मना करता है। नाओमी शुरुआत से लेकर अब तक की सारी डरावनी घटनाएं बता देती है। जब वो हिरन के बारे में बताती है तो रॉबर्ट समझ जाता है कि परजीवी अब नई प्रजातियों में फैलने के तरीके ढूंढ रहा है। वो नाओमी को सख्त हिदायत देता है, जहां हो वहीं रहो, वायरस के संपर्क में मत आना, मेरे या एबिगेल के अलावा किसी को फोन मत करना, मैं 40 मिनट में पहुंच रहा हूं। उधर स्टोरेज यूनिट में नाओमी ट्रेविस को संभालने की कोशिश कर रही है। ट्रेविस घबरा कर भागना चाहता है और कहता है कि उनकी मौत तय है। वो गुस्से में कहता है कि ये चीज फैलती जाएगी और उन्हें इसे रोकना होगा, लेकिन नाओमी अपनी 6 साल की बेटी का हवाला देकर मना कर देती है। वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तभी बाहर कई गाड़ियों के आने की आवाज आती है। ट्रेविस सोचता है कि मिलिट्री आ गई, लेकिन नाओमी समझ जाती है कि अभी बहुत जल्दी है। दरअसल ये उनका बॉस ग्रिफिन है, जो अपनी बाइक गैंग के साथ वहां आया है। ग्रिफिन अंदर पहुंचता है तो उसे टूटी दीवार और हिरन के अवशेष मिलते हैं। वो अनाउंसमेंट सिस्टम से ट्रेविस और नाओमी को आवाज देता है। असल में वो मदद करने नहीं, बल्कि यूनिट से टीवी चुराने आया है। उसकी गैंग की एक लड़की क्यूबा को पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है। उधर रॉबर्ट और ट्रिनी रास्ते में एक सुनसान घर पर रुकते हैं। अंदर से ट्रिनी एक छिपा हुआ संदूक निकालती है। तभी घर का मालिक बंदूक तान कर सामने आ जाता है। वो ट्रिनी का बेटा ही निकलता है। ट्रिनी कहती है कि उसे बस कुछ सामान चाहिए था। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये जगह सामान छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित थी। निकलते समय वो वादा करता है कि वो सबकी जान बचाएगा। स्टोरेज यूनिट में ट्रेविस कहता है कि उन्हें ग्रिफिन की मदद करनी चाहिए। नाओमी फिर अपनी बेटी का हवाला देकर मना करती है, लेकिन ट्रेविस कहता है, जेल से निकलने के बाद यही मेरी पहली नौकरी थी, मैं इन लोगों को मरते नहीं देख सकता। आखिरकार नाओमी भी मदद के लिए तैयार हो जाती है। उधर ग्रिफिन की गैंग टीवी लोड कर रही होती है कि अचानक एक टीवी का सिंथेसाइजर बज उठता है। उसकी आवाज संक्रमित माइक तक पहुंच जाती है। ट्रेविस और नाओमी भी उसी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन माइक उनसे पहले पहुंच जाता है। पलक झपकते ही माइक सब पर फंगल संक्रमण की उल्टी कर देता है। फिर वो शटर गिराकर ट्रेविस पर झपटता है, लेकिन तभी धाएं, एक गोली सीधे माइक के सिर में लगती है। गोली मैरी ने चलाई थी। अगले ही पल माइक का शरीर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। ग्रिफिन भी गोली की आवाज सुनकर बंदूक तान लेता है। ट्रेविस तुरंत मैरी को सुरक्षित जगह ले जाता है। इसी बीच एबिगेल रॉबर्ट को फोन कर बताती है कि कुछ लोग जबरदस्ती फैसिलिटी में घुस गए हैं और नाओमी फोन नहीं उठा रही। रॉबर्ट को अब सैटेलाइट की मदद चाहिए ताकि वो तापमान और किसी भी संक्रमित व्यक्ति को ट्रैक कर सके। एबिगेल पूछती है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? रॉबर्ट धीमे से जवाब देता है,
नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। उधर ट्रेविस मैरी से बंदूक लेकर उसे सुरक्षित बाहर भेज देता है और फिर ग्रिफिन को आवाज देता है। ग्रिफिन का एक साथी सामान लेकर भाग जाता है। अचानक स्टोरेज के अंदर से शटर पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगती हैं। ग्रिफिन चिल्लाकर ट्रेविस को दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन ट्रेविस मना कर देता है। गुस्से में ग्रिफिन उसके हाथ में गोली मार देता है और मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ता है। ट्रेविस दरवाजे तक जाता है, लेकिन आखिरी पल में उसे लॉक कर देता है। तभी नाओमी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर हमला कर देती है। दोनों ग्रिफिन को चौंकाकर वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनके सामने रॉबर्ट खड़ा होता है। वो उनकी हालत पूछता है और जब उसे पता चलता है कि अंदर हथियारबंद लोग हैं, तो कहता है कि वो सब संभाल लेगा। वो फिर अंदर लौटते हैं। ट्रेविस और नाओमी चाबियां अंदर से सरका देते हैं। रॉबर्ट उन्हें बंदूकें और हैजमैट सूट देता है और समझाता है कि उन्हें बेसमेंट में जाकर वो मशीन लगानी होगी जो वो साथ लाया है। ट्रेविस घबराकर कहता है, ये तो न्यूक है, इससे पूरा शहर तबाह हो जाएगा। रॉबर्ट बताता है कि बेसमेंट 500 फीट गहरा है, इसलिए धमाका बाहर नुकसान नहीं करेगा। नाओमी भी मान जाती है क्योंकि फंगस तेजी से फैल रहा है। बम एक्टिवेट होने के बाद उनके पास भागने के लिए सिर्फ 16 मिनट होंगे। रॉबर्ट बाहर रुककर हर संक्रमित को रोकने का फैसला करता है। उधर संक्रमित लोग स्टोरेज से बाहर आने लगते हैं। ग्रिफिन उन्हें जाने देता है, लेकिन तभी उसकी साथी क्यूबा अचानक उसके सामने ही धमाके के साथ फट जाती है। इसी बीच नाओमी और ट्रेविस बेसमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। बाहर रॉबर्ट सभी गाड़ियों के टायर पंक्चर कर देता है ताकि कोई भाग ना सके। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल की मदद से रॉबर्ट उसे मार गिराता है। तभी उसकी पुरानी चोट उभर आती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। बेसमेंट में नाओमी और ट्रेविस उस रेस्ट्रिक्टेड रूम तक पहुंचते हैं जहां फंगस हर तरफ फैल चुका है और पाइपों के जरिए पानी तक पहुंचने वाला है। वो न्यूक एक्टिवेट कर देते हैं। अब उनके पास बाहर निकलने के लिए सिर्फ 6 मिनट है। नाओमी कहती है कि भारी सूट पहनकर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होगा, इसलिए वो सूट उतार देते हैं और तेजी से ऊपर भागते हैं। बाहर बारिश के कारण फंगस और तेजी से रॉबर्ट की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर ग्रिफिन और उसका साथी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट उसके दोस्त को गोली मार देता है। ग्रिफिन छिप जाता है और रॉबर्ट की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी एक संक्रमित उठ खड़ा होता है और ग्रिफिन अपनी सारी गोलियां उस पर खर्च कर देता है। वो रॉबर्ट के पास पहुंचकर उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक एक कार वहां आकर रुकती है। कार से ट्रिनी उतरती है। वो ग्रिफिन को रुकने को कहती है और जैसे ही वो मुड़ता है, ट्रिनी ग्रिफिन को गोली मार देती है। फिर वो रॉबर्ट को सहारा देकर उठाती है। इधर ट्रेविस और नाओमी बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि एक संक्रमित औरत रास्ता रोक लेती है। नाओमी बिना झिझक उसे गोली मार देती है। दोनों बाहर पहुंचते हैं। ट्रिनी जल्दी से चेक करती है कि वो संक्रमित तो नहीं है। चारों कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही पल बाद भयानक धमाका होता है। पूरी फैसिलिटी मलबे में बदल जाती है। आग का गोला उनकी कार के करीब तक पहुंचता है, लेकिन वे आखिरी पल में बच निकलते हैं। कहानी के अंत में वेस्ली से पूछताछ होती है क्योंकि उसने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया था। दूसरी तरफ मीडिया रॉबर्ट की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। अस्पताल में एबिगेल उससे मिलने आती है और अपना असली नाम बताती है, ईशानी। वही थी जिसने रॉबर्ट की रिसर्च दुनिया के सामने पब्लिश की थी। रॉबर्ट मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। अब मंजर थोड़ा सुकून भरा है। ट्रेविस नाओमी और उसकी नन्ही बेटी के साथ खेल रहा है। हंसी मजाक के बीच ट्रेविस अपने नाम का राज बताता है। वो कहता है कि उसे टी केक नाम की दुकान की पेस्ट्री बहुत पसंद थी। पैसे न होने पर वो चुपके से पेस्ट्री उठा लिया करता था और तभी से दोस्तों ने उसका नाम टी केक रख दिया। इन सब घटनाओं के बाद ट्रेविस और नाओमी के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका है। नाओमी की जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान आया है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर एक खुले मैदान में हिरणों का झुंड शांति से घास चर रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनमें से एक हिरण संक्रमित है, यानी खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना रूप बदल लिया है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे 2026 की फिल्म कोल्ड स्टोरेज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।